मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। आप मेहनत ही ना करो ये गलत बात है। हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शन से लिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन 23 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पोइट्री सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज की इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पोइट्री सेक्शन में पोएम की थीम या सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और कई बार पोइट का नाम भी पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने जो 11 पोएम हैं आपकी क्लास 10th में, उन सभी को एक चार्ट में शामिल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, बाद में 23 क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा और आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि हमारी सबसे फर्स्ट पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको याद कर लेना है, कई बार पूछा जाता है, पोइट का नाम बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी क्या थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो देख लेते हैं। देयर आर सम सिंपल एक्शंस दैट लीव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। यानी इस पोएम की डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसकी थीम है कि देयर आर सम सिंपल एक्शंस, छोटे छोटे एक्शन होते हैं, दैट लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड, जो मानव मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस द पोइट्स मूड। जिस तरीके से पोएम में जो बर्फ़ की धूल है, बर्फ़ का जो गिरना, जो पोइट के ऊपर बर्फ़ के जो कण गिरते हैं, वो उस पोइट के मूड को चेंज कर देते हैं। तो यही इसकी थीम है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और इस पोएम की थीम है द पोएम टेल्स अस अबाउट द अनएंडिंग डिजायर्स। यानी कवि जो है बताता है हमें अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के बारे में, एंड द एंडलेस हेटेड, और अंतहीन नफरत जो घृणा इंसानों के दिलों में बस चुकी है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। दीज आर देयर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द मैन, और ये इंसान के मस्तिष्क पर, दिलो दिमाग पर छा गई है। यानी ये दो जो अंतहीन इच्छाएं हैं और कभी ना ख़त्म होने वाली जो नफरत जो है, ये इंसान के दिलो दिमाग में छा गई है। डिज़ायर इज़ लाइक फायर एंड हेट इज़ लाइक आइस। अब जो डिज़ायर है, जो अंतहीन इच्छाएं हैं, उसकी तुलना कवि ने आग से की है, और जो नफरत है उसकी तुलना कवि ने आइस से की है। तो ये इसकी थीम है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू। इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस। इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। थीम क्या है? दिस पोएम मेक्स ए कंपेरिजन ऑफ ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। यानी ये कविता जो है, ये पोएम जो है, इस पोएम में कंपेरिजन किया गया एक टाइगर का। एक तो जो चिड़ियाघर में टाइगर रहता है वो, और एक जो प्राकृतिक आवास में अपने जंगल में रहता है उस टाइगर का, उन टाइगर्स का आपस में कंपेरिजन किया गया है। द नीड ऑफ फ्रीडम हैज़ बीन एक्सप्रेस थ्रू दिस पोएम। और इस कविता के माध्यम से नीड ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की आवश्यकता को व्यक्त किया गया है। यही इसकी थीम है और सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस पोएम को लिखा है कैरोलिन वेल्स ने और इसकी थीम है द थीम ऑफ द पोएम इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर। यानी इस पोएम की जो थीम है, विषय वस्तु है, वो हास्य पैदा करना है। द पोइट सजेस्ट ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। और कवि इस कविता के माध्यम से यानी जंगली जानवरों को पहचानने के हास्यास्पद तरीकों के बारे में कवि इस कविता के अंदर बताता है। यही इस कविता की विषय वस्तु है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम है, ये लिखी है जॉन बैरीमैन ने और इसकी थीम है लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटेडली। यानी कवि कहता है कि बाह्य चीज़ें हैं, इनका नुकसान जो है ज़िंदगी में बार बार होता रहता है। इफ़ वी लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस, और अगर हम इस नुकसान को सहना सीख गए तो वी कैन लिव पीसफुल्ली, तो हम शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम्स। नेक्स्ट पोएम है हमारी अमेंडा। सॉरी, अमेंडा। अमेंडा लिखी है रॉबिन क्लीन ने और इस पोएम की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड नेगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन। यानी इस कविता की थीम है बच्चों में कमियां ढूंढना। मतलब बच्चों में इस कविता में बताया गया कि किस तरीके से माता पिता बच्चों को टोकते रहते हैं, उनमें कमियां ढूंढते रहते हैं। एंड नेगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन, और किस तरीके से बच्चों पर नुक्ताचीनी करते हैं, बच्चों के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं।
द इम्पैक्ट ऑफ नैगिंग हैज़ बीन टोल्ड इन द पोएम। और फिर उस नुक्ताचीनी का, उस दखलंदाजी का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट पोएम देख लेते हैं, एनिमल्स। इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। और ये इस पोएम की थीम क्या है? द पोइट wants to tell human being that they must remove the discrimination weaknesses by learning from animals। यानी इस पोएम में कवि पोइट कहता है कि इंसान को बताना चाहता है कि इंसान को जो भेदभाव है वो हटाना चाहिए, वीकनेस, अपनी कमजोरियों को ख़त्म करना चाहिए। और ये चीज़ें किससे सीखनी चाहिए? जानवरों से सीखनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज एनिमल्स रिमेन्स काम, क्यों प्लेसिड, यानी जानवर जो होते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। सेल्फ कंटेंट, वो संतोषी होते हैं, एकदम संतोषी जीवन जीते हैं। सिनलेस, पाप रहित जीवन जीते हैं। और एंड इनडिस्क्रिमिनेट, और वो किसी से भेदभाव नहीं रखते, यानी वो भेदभाव रहित जीवन जीते हैं। तो इंसान को जानवरों से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ये थीम है और यही सेंट्रल आइडिया है इस कविता का। नेक्स्ट पोएम देख लेते हैं, द ट्रीज। द ट्रीज, इस पोएम को लिखा है एड्रिन रीच ने। और इसकी थीम है, द पोएम टेल्स अस अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। और इस कविता में बताया गया है मानव और प्रकृति के बीच में जो द्वंद्व है उसके बारे में बताया गया है। मैन हैज़ ब्रॉट ट्रीज इनसाइड टू डेकोरेट देयर हाउसेज। और आदमी जो है उसने वो पेड़ों को अपने घरों के अंदर ले गया है अपने घरों को सजाने के लिए। मैन यूजेस ट्रीज फॉर हिज सेल्फिश एंड्स। और इंसान आज के टाइम में पेड़ों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। द पोएम इंस्पायर्स मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस। और ये पोएम जो है इंसान को प्रेरित करती है कि वो जो अपना स्वार्थीपन है उसे त्याग दे, यानी इंसान को अपने स्वार्थीपन को त्यागने के लिए प्रेरित करती है। तो ये इस कविता की थीम है, विषय वस्तु भी यही है और सेंट्रल आइडिया भी यही है। नेक्स्ट पोएम है फॉग। इस पोएम को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग। छोटी सी पोएम है। कार्ल सैंडबर्ग इसके पोइट हैं। और इसमें क्या मैसेज दिया है इस कविता के माध्यम से, विषय वस्तु क्या है वो देख लें। एवरी मैन हैज़ अ गोल एंड वन कैन अचीव अ गोल एज साइलेंटली एज ए कैट। यानी इस पोएम के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि हर इंसान का एक लक्ष्य होता है और वो अपना लक्ष्य, जिस तरीके से बिल्ली, यहाँ पे यानी एक बात और बताना चाहूँगा, इस कविता के अंदर फॉग की तुलना जो है वो कैट से की गई है। तो जिस तरीके से फॉग और कैट है वो साइलेंटली आते हैं, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, और अपना काम करके चले जाते हैं, उसी तरीके से इंसान भी जो है अपना इंसान का भी एक अपना लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य को इनकी तरह ही प्राप्त कर सकता है, यानी बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। द पोएम आल्सो टेल्स अस दैट वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम नेचर। और ये कविता हमें ये भी बताती है कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट पोएम देख लेते हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इसके पोइट हैं ऑगडन नास। और ये थीम है इस पोएम की, द पोएम टेल्स अस नेवर बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड और फेयर वेदर फ्रेंड्स। यानी इस पोएम के माध्यम से कवि ये मैसेज देना चाहता है कि इंसान को बताता है हमें कि हमें कभी भी झूठे मित्रों पर और सुख के साथियों, यानी सुख के समय जो हमारे मित्र बनते हैं उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ह्यूमरस नेम्स, एक्ट्स एंड टू एक्सपोज द फेयर वेदर फ्रेंड्स इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। और इस कविता में यानी जो भी नाम रखे हैं, उन जो भी करेक्टर हैं उनके नाम भी काफ़ी हास्यास्पद है, उनके कार्य भी काफ़ी हास्यास्पद है। और जो सुख के साथी, जो सुख के समय जो मित्र बनते हैं उनको एक्सपोज करना ही इस कविता की विषय वस्तु है, थीम है। लास्ट पोएम जो है वो है हमारी फॉर एनी ग्रेगरी। तो एनी ग्रेगरी जो है इस पोएम को लिखा है W.B. यीट्स ने, यानी विलियम बटलर यीट्स ने। और इस पोएम की थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट अ पर्सन शुड बी लव्ड फॉर हिज मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज़। यानी इस कविता की विषय वस्तु है कि इंसान को प्यार किया जाना चाहिए, किस बेस पर? उसकी मानसिक और उसके नैतिक गुणों के आधार पर उसे प्यार किया जाना चाहिए, एंड नॉट बाय द आउटवर्ड ब्यूटी, ना कि उसकी बाह्य सुंदरता के आधार पर। तो ये इस कविता के माध्यम से मैसेज जो पोइट है देना चाहता है और यही इस कविता की थीम है। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, वेयर वाज द क्रॉस सिटिंग। जो फर्स्ट पोएम से ही लिया गया क्वेश्चन। तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, इसका आंसर हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो इज द कलेक्शन ऑफ टाइनिएस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी डस्ट ऑफ स्नो जो है वो धूल के कण जो है
इज द कलेक्शन समूह है ऑफ टाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे कणों का समूह है, रेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी चीज़ के ऊपर मतलब विद्यमान है, तो उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो क्रो वाज, इसका आंसर हो जाएगा क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री। आपको पता होना चाहिए किस ट्री का इसमें जिक्र किया गया इस पोएम में, तो उस ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है व्हाट वाज द प्रीवियस कंडीशन ऑफ द पोइट, व्हाई वाज सो, यानी उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, जो कवि है उसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी और ऐसा क्यों था। तो आंसर हो जाएगा द प्रीवियस कंडीशन ऑफ द पोइट वॉज डार्क एंड फुल ऑफ सोरोफुल आइडियाज़, यानी कवि की जो प्रारंभिक स्थिति थी वो काफ़ी अंधकारमय थी और वो सोरोफुल आइडियोज से भरा हुआ था, यानी दुख के विचार जो थे उसके मस्तिष्क में वो भरा हुआ था, दुख के विचारों से भरा हुआ था। इट वॉज सो ड्यू टू हिज सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ, और ऐसा था ऐसा इस कारण था क्योंकि वो जीवन के प्रति काफ़ी संवेदनशील था, और जीवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण ऐसा उसके साथ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है, जो कि सेकंड पोएम से लिया गया फायर एंड आइस से। क्वेश्चन है व्हाट आर द टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी पोइट कहता है कि दो राय देता है कि संसार के अंत होने के दो क्या कारण हैं। तो आंसर है द टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस, यानी पोइट बताता है, अपनी राय देता है कि इस संसार के अंत होने की दो ही कारण है, या तो वो आग से अंत होगा और या फिर वो बर्फ से अंत होगा। अब आग और फायर की तुलना किससे की गई है। फायर इज लाइक एंडलेस डिजायर्स, आग जो है वो अंतहीन इच्छाओं की तरह है, और एंडलेस डिजायर्स आर द रूट ऑफ एलिविल्स, और ये अंतहीन इच्छाएं हैं, यही सभी बुराइयों की जड़ है। और दूसरा आइस इज लाइक हीट, बर्फ जो है वो नफरत की तरह है, एंड हेट कोजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेज अमंग मैनकाइंड, और ये हेट जो नफरत जो है यही कारण बनती है इंसानों के बीच में, जितनी भी बुराई हैं उन सभी बुराइयों का कारण जो है वो नफरत ही है। तो ये होगा इसका आंसर, ये आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू, यानी टाइगर जो है वो चिड़ियाघर में पिंजरे में कैसा दिखता है। तो उसके बारे में क्या है, उसका आंसर देख लेते हैं। अ टाइगर लुक्स रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड, ईजी, अनईजी एंड इन ए साइलेंट एंगर इन हिज केज। अब जैसे चिड़ियाघर में जो टाइगर उसको बताया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया इस पोएम में, तो जो चिड़ियाघर में टाइगर है वो एकदम रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेट, कुंठित, अनईजी, बेचैन सा, एंड इन अ साइलेंट एंगर, और एकदम गुस्से को छिपाए हुए, केस के अंदर जो पिंजरे के अंदर घूम रहा है अपने गुस्से को छिपाए हुए बिना दिखाते हुए। इट कैन बी नोटिस थ्रू हिज बिहेवियर एंड हिज वॉकिंग स्टेप्स, और ये नोटिस किया जा सकता है, यानी उसके व्यवहार को देखकर, उसकी चाल को देखकर ये बात हम नोटिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटाट। अब एक टाइगर जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में कैसे रहता है, उसको इस पोएम में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अ टाइगर लिव्स फ्री, केयर फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटाट, यानी एक टाइगर जो है अपने प्राकृतिक आवास में एकदम स्वतंत्र रहता है, चिंता मुक्त रहता है। ही वॉक्स हियर एंड देयर इन द शेडो एंड अमंग द लॉन्ग ग्रास, और वो इधर उधर घूमता है जंगल की छाया में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासों के बीच में वो इधर उधर घूमता रहता है। ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग प्लम्प डियर, और मोटे ताजे हिरणों का शिकार करके वो अपना भोजन जो है, अपना खाना प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टाइगर एट नाइट इन द जू। अब रात के समय टाइगर की क्या दशा हो जाती है, उसके बारे में इस पोएम में ये बताया गया है कि द टाइगर लुक्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द स्टार्स इन द स्काई, यानी रात के समय जो टाइगर है वो अपनी चमकीली आंखों से आसमान की तरफ तारों को देखता है। ही लिसन द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और वो सुनता है, जो गश्त करने वाली गाड़ियां हैं उनकी आवाज़ों को वो सुनता है। ये बात इस पोएम में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिसर्न्ड। तो इसके अंदर यानी ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स उस पोएम से लिया गया है। तो हाउ कैन अ बंगाल टाइगर बी डिसर्न्ड, तो किस तरीके से बंगाल टाइगर को पहचाना जाए, हम किस तरीके से बंगाल टाइगर को पहचान सकते हैं, उसकी पहचान के बारे में इसके अंदर बताया गया। तो आंसर हो जाएगा A Bengal tiger is a wild animal with black strips on a yellow ग्राउंड, यानी एक बंगाल टाइगर जो है वो एक जंगली जानवर है और काली धारियां हैं उसके शरीर पर, पीले शरीर पर काली धारियां हैं उसकी।
ही इज़ फियर्स, काफ़ी जंगली है, खतरनाक है, एंड एग्रेसिव, वो काफ़ी आक्रामक होता है, इन हिज अपीयरेंस, यानी दिखने में वो काफ़ी आक्रामक, काफ़ी भयानक लगता है, और उसके पीले शरीर पर, पीले बैकग्राउंड पर काली काली उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। तो ये पहचान है बंगाल टाइगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड ए हाइना। एक क्रोकोडाइल और हाइना में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ क्रोकोडाइल एंड हाइना आर डेंजरस, दोनों ही जो ये जीव हैं, जानवर हैं, खतरनाक हैं। बोथ क्रोकोडाइल एंड हाइना आर डेंजरस, दोनों ही खतरनाक हैं। हाइना हैज़ ए स्माइल ऑन द फेस, लेकिन हाइना वो ऐसा जानवर है जिसे देख कर ऐसा लगता है उसके चेहरे पर हंसी दिखती है, यानी वो हंसता हुआ प्रतीत होता है। एंड द क्रोकोडाइल कम्स वीपिंग, और मगरमच्छ को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा है, यानी रोता हुआ प्रतीत होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों जानवरों के बीच में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज अ कैमेलियन लुक इन अपीयरेंस। अब कैमेलियन होता है गिरगिट, गिरगिट कैसा दिखता है उसके बारे में बताया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा अ कैमेलियन लुक्स लाइक ए लिजर्ड एंड स्मॉल इन साइज, यानी कैमेलियन जो गिरगिट है वो एक छिपकली की तरह होता है और आकार में छोटा होता है। इट डजेंट हैव एनी ईयर्स नोर एनी विंग्स, ना इसके कोई कान होते हैं ना इसके कोई पंख होते हैं। इट कैन चेंज इट्स कलर, और ये अपने कलर को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द पोइट नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन द बॉय, यानी ये जो क्वेश्चन है बॉल पोइम से लिया गया है, और इसका मतलब है वाई डज द पोइट नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन द बॉय। अब कवि जो है वो लड़के के मामले में दखल अंदाजी क्यों नहीं करना चाहता, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट डजेंट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन द बॉय, कवि कोई भी दखलंदाजी, लड़के के मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि बिकॉज द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू बियर द लॉस ऑन हिज ओन, क्योंकि वो लड़का जो है वो खुद सीख रहा है कि किस तरीके से नुकसान का सामना करना है, नुकसान को कैसे सहना है, ये बात वो खुद सीख रहा है। ही अलाउज हिम टू थिंक, और कवि चाहता है कि उसे सोचने दिया जाए, यानी कवि उसे सोचने देना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट वाज द ग्रीफ ऑफ द बॉय, यानी लड़की का क्या दुख है, कवि के अनुसार लड़का दुखी क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोइट द बॉय वॉज सैड ड्यू टू लॉस ऑफ हिज बॉल, यानी वो बच्चा जो है वो लड़का दुखी है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। द बॉय वॉज इमोशनली अटैच्ड विद द बॉल, और वो लड़का जो था वो भावनात्मक रूप से उस बॉल से जुड़ा हुआ था। तो ये पोइट का विचार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the bad habits of Amanda mentioned in this poem? तो ये अमेंडा पोएम से लिया गया। कौन कौन सी बुरी आदतें हैं अमेंडा में जो कि इस कविता में बताई गई हैं? तो आंसर होगा अमेंडा बाइट्स हर नेल्स, वो अपने नाखून चबाती है। सी हंचेस हर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर बैठती है। सी सिट्स आइडली यानी एकदम सुस्त बैठी रहती है वो। सी ईट्स चॉकलेट, चॉकलेट खाती है। सी इज सल्की एंड मूडी, काफ़ी मूडी है वो। सी इज़ इमेजिनेटिव, और काफ़ी कल्पनाशील है। तो ये कुछ बुरी आदतें हैं जो इस पोएम में बताई गई हैं अमेंडा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज अमेंडा ड्रीम टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा जो है वो अनाथ बनने का सपना क्यों देखती है, क्यों सपना देखती है कि वो अनाथ हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेंडा वॉन्ट्स टू इंजॉय फ्रीडम, अमेंडा जो है वो स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। सी वॉन्ट्स टू रोम द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमना चाहती है। पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद बेयर फीट, और अपने नंगे पैरों से नरम मिट्टी पर वो पैटर्न बनाना चाहती है। एंड डजेंट वांट टू डू होमवर्क, और वो होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, यानी ये उसकी ख्वाहिशें हैं, इसलिए वो एक अनाथ बनना चाहती है, इसलिए वो एक अनाथ बच्चे की तरह अनाथ बनने का सपना देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी ए मरमेड। अब वो एक मरमेड जलपरी क्यों बनना चाहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वॉन्ट्स टू बी मरमेड बिकॉज सी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन एमराल्ड सी, यानी वो एक मरमेड बनना चाहती है क्योंकि वो ड्रिफ्ट यानी तैरना चाहती है धीरे धीरे आनंदपूर्वक इन एमराल्ड सी, यानी उस हरे समुद्र के अंदर वो धीरे धीरे आनंदपूर्वक तैरना चाहती है, इस चीज़ का आनंद लेना चाहती है। इन्जॉय कंप्लीट फ्रीडम, और पूरी पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। एंड पीस ऑफ द सी, और समुद्र की जो शांति है उसका वो आनंद लेना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि वो एक जलपरी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अमेंडा लाइक टू बी ए रेपेंजल विद अ कंडीशन।
अब अमेंडा जो है वो रेपेंजल क्यों, वो राजकुमारी क्यों बनना चाहती थी, रेपेंजल क्यों बनना चाहती थी, क्यों पसंद करती है रेपेंजल होना? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेंडा लाइक टू बी ए रेपेंजल बिकॉज सी वॉन्ट्स अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल लाइफ। तो अमेंडा जो है वो एक रेपेंजल बनना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी वो। सी विल, लेकिन उसकी एक कंडीशन भी थी, उसने कंडीशन इस पोएम में कहा है, उसकी कंडीशन ये थी कि सी विल नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर टू स्केप लाइक रेपेंजल। लेकिन वो उस रेपेंजल की तरह, जिस तरीके से राजकुमारी ने अपने बालों को नीचे करके राजकुमार आया था और उसे आज़ाद करके ले गया था, लेकिन अमेंडा कहती है कि वो अपने बालों को उस राजकुमारी की तरह नीचे नहीं करेगी उस टावर से, यानी उस टावर से अपने बालों को नीचे नहीं लटकाएगी जिस तरीके से रेपेंजल ने किया था, लेकिन वो रेपेंजल की तरह उस बड़े ऊंचे टावर में रहना चाहती है, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, इसलिए वो रेपेंजल बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ये एनिमल पोएम से लिया गया है और क्वेश्चन है कि किस तरीके भी जानवर जो है मानव इंसानों से किस तरीके से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, यानी जानवर जो हैं वो काफ़ी शांत होते हैं, संतोषी होते हैं। दे डोंट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वे अपनी हालत का रोना धोना नहीं करते, वो किसी के सामने अपनी हालत के बारे में रोते नहीं हैं। दे आर नॉट मेटेरियलिस्टिक, वे भौतिकवादी नहीं है। वेयर एज मैन आर नॉट सो, लेकिन इंसानों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, जो गुण जानवरों में हैं वो इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। वो ये काफ़ी मतलब असंतोषी इंसान जो है वो काफ़ी असंतोषी होता है ना, और वो हमेशा दूसरों के सामने अपनी जो है हालत के बारे में रोता रहता है। तो ये बातें जानवरों में नहीं है, तो ये डिफरेंस बताया गया इस पोएम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट थिंक टू लिव विद एनिमल्स। अब जो पोइट है वो जानवरों के साथ रहना क्यों पसंद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, यानी इंसान जो वो काफ़ी उलझा हुआ झूठे होते हैं, इंसान झूठे होते हैं, काफ़ी उलझे हुए होते हैं। पोइट फील्स गुड विद एनिमल्स, और कवि जो है वो जानवरों के साथ अच्छा महसूस करता है। दे आर सिनलेस साउंड स्लीपर, क्योंकि जानवर जो है वो पाप रहित है, उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं होती। साउंड स्लीपर, एक अच्छी लंबी नींद लेने वाले होते हैं ये। अनकम्प्लेनिंग, कोई शिकायत नहीं करते किसी से। एंड प्लेसिड, और एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। सो द पोइट थिंक टू लिव विद एनिमल्स, इसलिए कवि जो है जानवरों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ रहने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, व्हाट आर द नॉइजेज पोइट लिसन एट नाइट। अब रात के समय पोइट कौन कौन सी आवाज़ें सुनता है? ये द ट्रीज पोएम से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट लिसन द नॉइजेज ऑफ ग्लास ब्रेकिंग, यानी रात के समय जो पोइट सुनता है तो शीशों के टूटने की आवाज़ें, स्टम्बलिंग ऑफ ट्रीज आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे के बाहर पेड़ों की लड़खड़ाकर चलने की आवाज़ें, रसिंग ऑफ विंड्स, हवा के तेज़ बहने की आवाज़ें इन द साइलेंट लाइन, एकदम जो शांत रात के अंदर हवाओं के तेज़ चलने की आवाज़ें, पेड़ों के फड़फड़ाने की, लड़खड़ाने की आवाज़ें, कांच के टूटने की आवाज़ें, ये सभी आवाज़ें जो हैं वो पोइट रात के समय सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द सिमिलरिटी पोइट हैज़ ड्रॉन इन द पोएम फॉग। अब ये फॉग की जो पोएम है इसमें क्या क्या समानताएं बताई गई हैं, किस समानताओं का जिक्र किया गया है पोइट के द्वारा, वो देख लेते हैं। पोइट कंपेयर्स फॉग विद ए कैट, यानी इस पोएम में छोटी सी कविता है और इस पोएम में पोइट ने फॉग का कंपैरिजन किससे किया है? कैट से किया है। पोइट कहता है कि अ कैट कम्स एंड गोज साइलेंटली, जिस तरीके से एक बिल्ली साइलेंटली एकदम चुपचाप आती है, चुपचाप चली जाती है, फॉग आल्सो कवर हार्बर एंड सिटी साइलेंटली, तो उसी तरीके से फॉग जो है वो भी शांति से आता है, चुपचाप आता है, पूरे बंदरगाह पर छा जाता है, सिटी पर, शहर पर छा जाता है, एंड देन डिसअपियर्स इन द सेम मैनर, और उसी तरीके से चुपचाप गायब हो जाता है। तो इस तरीके इस पोएम में फॉग का कंपेरिजन कैट से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, यानी पोएम जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ये पोएम है, इस पोएम में किन किन पात्र, कौन कौन से पात्र यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से करेक्टर हैं, उनके नाम हैं। तो उनके नाम क्या है? इनमें 5 करेक्टर, इस पोएम में 5 करेक्टर यूज़ किए गए हैं। एक तो ह्यूमन, एक तो मानव है, एंड 4 एनिमल्स आर द करेक्टर्स इन दिस पोएम। तो कौन कौन से वो देख लेते। जो एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा, कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, इंक जो बिल्ली का बच्चा किटन है उसका नाम है इंक, और जो चूहा है द माउस उसका नाम है ब्लिंक, और जो कुत्ता है उसका नाम है मस्टर्ड। तो ये 5 करेक्टर हैं इस पोएम में यूज़ किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज द ड्रैगन कंसिडर्ड एज ए कॉवर्डली ड्रैगन। अब जो ड्रैगन जो है उसे क्यों समझा जाता है, उसे कायर क्यों समझा जाता है?
तो आंसर ये हो जाएगा, द ड्रैगन इज कंसिडर्ड एज ए कावर्डली ड्रैगन बिकॉज ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस केज। उसे कावर्ड इसलिए समझा जाता है, उसे कायर इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो हमेशा डिमांड करता रहता है, एक अच्छी पिंजरे की हमेशा डिमांड करता रहता है। ही इज़ एड्रेस्ड एज कस्टर्ड बिकॉज ऑफ हिज टिबिडिटी, और इसलिए उसे संबोधित किया जाता है कस्टर्ड के नाम से। क्यों? क्योंकि उसकी कायरता के कारण ही उसे कस्टर्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डिस्क्राइब द पायरेट, यानी पायरेट यानी यहाँ पायरेट का मतलब डाकू से है, और डाकू किस तरीके से डाकू को एक्सप्लेन किया गया इस पोएम में वो देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा, द पायरेट हैज़ ए ब्लैक बियर्ड, यानी पायरेट जो डाकू है उसकी काली दाढ़ी है, एंड हीज वन लेग वाज ऑफ वुड, और उसका एक पैर किसका है? लकड़ी का है। ही हैज़ पिस्टल इन बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड्स, और उसके दोनों हाथों में पिस्टल है। ही हैज़ ए ब्राइट कटलास इन हिज टीथ, और उसके दांतों में चमकती हुई कटार है। तो इस तरीके से पोएम में पायरेट के एक्सप्लेन किया गया है, पायरेट के बारे में बताया गया। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट टेल ग्रेगरी अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, यानी वो उस बूढ़े बुजुर्ग धार्मिक आदमी के बारे में क्या बताता है? जो पोइट है वो ग्रेगरी को क्या बताता है? तो आंसर हो जाएगा, द पोइट टेल्स ग्रेगरी दैट एन ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर्स, पोइट बताता है कि एक वृद्ध आदमी ने घोषणा की है कि ओनली गॉड लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि भगवान ही तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, यानी भगवान ही है एकमात्र इस दुनिया में है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है। ही डिक्लेयर्स सो, और वो ये घोषणा इसलिए करता है, ऑन द बेसिस, इस आधार पर करता है, ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ही फाउंड, कि उसने जो धार्मिक ग्रंथ पाया था उसमें जो लिखा हुआ था, इस आधार पर वो ये घोषणा करता है, और उसका कहना है कि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो आपको आपके लिए ही प्रेम करता है। बाकी दुनिया में सभी जो है वो आपको आपके बाह्य रूप के कारण, बाह्य सुंदरता के कारण प्रेम करते हैं। तो ये थे, आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में पोइट्री सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज के इस वीडियो से बाहर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।